बच्चों ये पत्र लेखन का दूसरा पार्ट है वीडियो का। तो इसमें हम देखेंगे पत्र लेखन के अंग और पत्र की विशेषता। एक अच्छे पत्र की विशेषता क्या होती है, जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में अंकित है। तो पत्र लेखन के अंग में पहला है प्रेषक और तिथि। पत्र लेखन को के अंग मतलब पत्र लिखते समय हम क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करते हैं, हम कैसे स्टेप बाय स्टेप किसी पत्र को लिखते हैं, उसी को आप नाम दे देंगे तो उसको हम कहते हैं पत्र लेखन के अंग। तो जब भी हम पत्र लिखते हैं तो जिस पेज में हम पत्र लिखते हैं उसमें ऊपर दाहिनी ओर प्रेषक और तिथि लिखा जाता है, भेजने वाले का नाम और दिनांक लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं प्रेषक और तिथि। पत्र लेखन के दूसरा अंग है मूल संबोधन। मूल संबोधन क्या होता है, जब हम किसी को संबोधित करते हैं। जैसे हम दो वर्ग में बांट लेते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो कुछ पत्र ऐसे होते हैं जिसमें हमको संबोधित व्यक्ति के नाम से या हमारे जो रिश्तेदार हैं उस नाम से हम उनको पत्र लिखते हैं, हमारे रिश्ते नाते व्यक्तिगत संबंध जो है उस नाम से। और जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम पद नाम लिखते हैं, हम व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखते, क्योंकि हम पत्र व्यक्ति विशेष को नहीं लिखते, हम उसके पद को पत्र लिखते हैं। तो औपचारिक में मूल संबोधन क्या हो जाएगा, औपचारिक पत्रों में मूल संबोधन क्या हो जाएगा, जैसे हम लिखते हैं निदेशक केंद्र हिंदी संस्थान, जैसे हम लिखेंगे कुल सचिव पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, तो ये हमारा हो जाएगा मूल संबोधन औपचारिक पत्रों में। और अनौपचारिक पत्रों में मूल संबोधन क्या हो जाएगा, आदरणीय माताजी, प्रिय भाई, चिरंजीव आशुतोष। अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं आदरणीय माताजी, आदरणीय पिताजी, श्रद्धेय गुरुजी, तो ये मूल संबोधन हो जाएगा किसका, अनौपचारिक पत्रों का। और अगर आप लिखते हैं सेवा में निदेशक केंद्र हिंदी संस्थान, प्रति प्रबंधक कैनरा बैंक, प्रति प्रबंधक HDFC बैंक, इस तरह का कोई भी मूल संबोधन में आप पदनाम जब लिखते हैं तो ये मूल संबोधन कहलाता है किसका, औपचारिक पत्रों का। और जब हम रिश्ते नातों का नाम लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्रों का मूल संबोधन कहलाता है। तीसरा अंग है अभिवादन या शिष्टाचार। संबोधन की पंक्ति के अंतिम वर्ण के नीचे से एक नई पंक्ति प्रारंभ करके अभिवादन या शिष्टाचार सूचक शब्द लिखे जाते हैं। अब आप ये समझिए कि अभिवादन या शिष्टाचार जो है केवल अनौपचारिक पत्रों में प्रयोग किया जाता है, औपचारिक पत्रों में अभिवादन या शिष्टाचार प्रयोग नहीं किया जाता। कैसे, ऊपर हमने मूल संबोधन में लिखा आदरणीय गुरुजी, तो आप नीचे लिखेंगे प्रणाम, आदरणीय माताजी प्रणाम। अगर प्रिय भाई है, प्रिय भाई लिखते हैं तो आप उसको लिखते हैं आशीर्वाद, प्यार। तो ये अभिवादन या शिष्टाचार केवल अनौपचारिक पत्रों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कभी कभी लिखते हैं कि नव वर्ष दीपावली मंगलमय हो, शुभकामनाएं लिखी जाती हैं, तो ये सब अनौपचारिक पत्रों में लिखते हैं। अब औपचारिक पत्रों में क्या हो जाएगा, औपचारिक पत्रों में हम गौण संबोधन लिखते हैं। अब गौण संबोधन क्या होता है, जब आपने ऊपर लिखा मूल संबोधन लिखा, उसके नीचे आप लिखते हो महोदय, महाशय, श्रीमान, तो इसको हम क्या कहेंगे, गौण संबोधन कहते हैं। अब यहीं पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जब हम गौण संबोधन लिखते हैं, महोदय लिखते हैं, श्रीमान लिखते हैं, तो उसमें किसी एक बार में एक संबोधन का ही प्रयोग करते हैं। या तो आप सिर्फ महोदय लिखोगे या तो आप श्रीमान, सिर्फ श्रीमान लिखोगे। मूल संबोधन लिखते समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने जैसे लिखा प्रबंधक, प्राचार्य, कई बच्चे लिखते हैं प्राचार्य जी, श्रीमान प्राचार्य जी, श्रीमान प्राचार्य महोदय, तो कभी भी श्री जी एक साथ नहीं लगता, दो संबोधनी शब्द एक साथ प्रयोग नहीं करते। और यहाँ पर आपको एक और बात याद रखनी है मूल संबोधन लिखते समय कि कोई भी पद नाम जो होता है वो अपने आप में संबोधनीय होता है। तो पद नाम के साथ आपको जी, श्री, महोदय, श्रीमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप लिखते हैं
प्राचार्य, तो प्राचार्य जी नहीं लिखते, केवल प्राचार्य लिखते हैं। आप प्रबंधक लिखते हैं तो केवल प्रबंधक लिखते हैं। आयुक्त लिख रहे हैं तो आयुक्त लिखते हैं। कुल सचिव, कुलपति लिख रहे हैं तो केवल कुल सचिव या कुलपति लिखते हैं। उसके साथ प्राचार्य महोदय, श्रीमान प्राचार्य, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसका रीजन है कि कोई भी पद अपने आप में संबोधनी होता है, तो दो संबोधनी शब्द एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गौण संबोधन में हमने क्या लिखा, हम जो महोदय, श्रीमान, महोदया लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको दो बातें और ध्यान रखनी है। जब भी हम महोदय, महाशय, श्रीमान लिखते हैं, तब अगर हमें पता है औपचारिक पत्र लिखते समय, अगर हमें पता है कि उस पद पर कोई महिला है तो हम महोदया लिखते हैं। अगर हमें नहीं पता है कि उस पद पर कौन है या कोई पुरुष है, तब हम महोदय लिखते हैं। ठीक, और एक बात और ध्यान देने योग्य है, जब आप ऊपर प्राचार्य लिखते हैं तो प्राचार्य पद होता है और पद में किसी भी तरह से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं होता। पद लिखते समय हम ये नहीं देखते कि उस पद में स्त्री है या पुरुष है, हम केवल पदनाम लिखते हैं। तो प्राचार्य होता है, प्राचार्या नहीं होता। शिक्षक होता है, शिक्षिका नहीं होता। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि शुद्ध हिंदी लिखते समय हम जब लिखते हैं तो हम बोलचाल में भले कहेंगे कि शिक्षिका, अध्यापिका, प्राचार्य, लेकिन शुद्ध क्या होता है, पद नाम जो है वो बदलता नहीं। उसी तरह जैसे हम लेडी हो तब भी डॉक्टर बोलते हैं, और फीमेल हो तब भी डॉक्टर कहते हैं, और मेल हो तब भी डॉक्टर कहते हैं। हम डॉक्टरीन कहते हैं क्या, हम अशुद्ध भाषा में कहेंगे डॉक्टरीन। जैसे खड़ी बोली में, बोलचाल में लोग कोई क्षेत्रीय बोली में लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन पद जो होता है उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रभाव नहीं होता, इसलिए हम प्राचार्य नहीं लिखते, हम प्राचार्य लिखते हैं। अब हम ऊपर का पोर्शन देख लिए, मूल संबोधन और गौण संबोधन क्या होता है। इसके बाद हम आते हैं विषय। विषय क्या होता है, विषय का मतलब होता है सार। किसका सार, पत्र का सार, पत्राचार का पूरी तरह से सार। तो जो विषय वस्तु होता है, जो नीचे आपको डिटेल लिखना होता है, उसके बारे में एक लाइन में ऊपर समझाना। विषय क्या होता है, विषय पूरे पत्र का सार होता है। विषय को पढ़कर हमें समझ में आ जाना चाहिए कि पत्र क्यों, किस कारण से लिखा जा रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। विषय के नीचे जो डिटेल हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं विषय वस्तु। पत्र लेखन के अंग में 5वां है विषय वस्तु। अक्सर आप पत्र लेखन के अंग को पढ़ते समय कंफ्यूज हो जाते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। तो याद नहीं करना है, रटना नहीं है। जो पत्र का फॉर्मेट आप आज तक लिखते आए हो उसी को हम नाम दे देते हैं। तो जो डिटेल हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषय वस्तु। अब विषय वस्तु को कैसा लिखना चाहिए, विषय वस्तु को अनुच्छेद में, मतलब पैराग्राफ में चेंज करके लिखना चाहिए। एक एक पैराग्राफ में अपनी एक एक बात को बहुत ही कम शब्दों में पूरी बात को रखते हुए हमें पत्र लिखना चाहिए। विषय वस्तु बहुत बड़ा रखने की आवश्यकता नहीं होती। पत्र व्यवहार कैसे होता है, कम शब्दों में पूरी बात को लिखना। यहाँ पर बात अधूरी भी नहीं होनी चाहिए। जो भी पत्र में आपको बात रखनी है, आप जिस विषय से संबंधित पत्र लिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विषय वस्तु में आपको क्या लिखना है। जैसे अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन दे रहे हैं, तो लोन लेने के लिए आपको अपना पूरा डिटेल उसमें देना पड़ता है। आपका नाम, आपका पता, आपकी इनकम क्या है, ये सब कुछ आपको बताना पड़ता है। तो उस तरह से विषय वस्तु को पूरी तरह डिटेल में कम शब्दों में सारी बातें लिखनी होती है। इसके बाद हम नीचे चले आते हैं। तो नीचे जब पत्र पूरा हम विषय वस्तु लिख लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं, धन्यवाद। अब जब हम ये धन्यवाद लिखते हैं उसको हम कहते हैं अधोलेख। अधोलेख या पत्र की समाप्ति। पत्र की विषय सामग्री लिख देने के बाद पत्र को समाप्त करने के लिए मंगल कामना सूचक या धन्यवाद सूचक उक्तियों का प्रयोग करके संबोध्य के साथ अपने संबंध को प्रकट करना, ये क्या कहलाता है, अधोलेख कहलाता है। तो औपचारिक पत्र में तो हम केवल धन्यवाद लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र में हम बहुत सारी अलग अलग बातें लिखते हैं। हम कभी कहते हैं छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम,
आशीर्वाद, इस तरह की चीज़ें हम अनौपचारिक पत्र में लिखते हैं। पर औपचारिक पत्र में हम क्या लिखते हैं? केवल धन्यवाद लिखते हैं और नीचे आवेदक लिखकर अपना हस्ताक्षर करते हैं। तो इस तरह से पत्र लेखन के 5 अंग हमने पढ़े। पहला प्रेषक और तिथि, दूसरा मूल संबोधन, अभिवादन या शिष्टाचार, गौण संबोधन, विषय वस्तु और अधोलेख या पत्र की समाप्ति। तो ये पत्र लेखन के अंग होते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि कभी भी श्रीमान, जी, श्री एक साथ नहीं लगाते हैं। किसी व्यक्ति का नाम लिखना है आपको तो शर्मा जी कहेंगे, जैसे चंद्राकर जी कहेंगे या श्रीमान चंद्राकर कहेंगे। ठीक है, तो सरनेम के साथ अगर आप किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो आप पूरा नाम भी ले सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि श्रीमान महोदय जी, तो श्रीमान महोदय और जी तीनों क्या है? तीनों संबोधनी शब्द हैं। तो 3 संबोधनी शब्द एक साथ, क्या 2 संबोधनी शब्द भी एक साथ नहीं लगाते हैं। तो आई होप कि तुम लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि कैसे हम पत्र लेखन के अंग को समझेंगे। अब इसका तीसरा पार्ट जो है उसमें हम देखेंगे कि पत्र लेखन की विशेषता क्या होती है। पत्राचार का तीसरा पार्ट, अच्छे पत्र की विशेषताएं। इसमें हम देखेंगे कि एक अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इससे पहले हमने पढ़ा कि पत्राचार क्या होता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निजी, पारिवारिक, अनाधिकारिक, आधिकारिक। फिर हमने देखा कि किस तरह से पत्र लेखन के अंग हम लिखते हैं और पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं अच्छे पत्र की विशेषता। देखिए, अच्छे पत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए। पत्र लिखते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो सरल भाषा शैली। पत्र क्या है? अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक तरीका। हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं पत्रों के माध्यम से। तो पत्र क्या है? एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। चाहे आप किसी कार्यालय में लिख रहे हो पत्र, या आप कहीं भी किसी ऑफिस में आप पत्र व्यवहार कर रहे हो, आप जहाँ नौकरी करते हो वहाँ पत्र व्यवहार कर रहे हो, या आप व्यापार करते हो तो किसी व्यापारी को पत्र व्यवहार कर रहे हो, या आप खेती करते हो तो किसी बीज को मंगाने, किसी सामान को मंगाने के लिए, खाद को मंगाने के लिए आप पत्र व्यवहार कर रहे हो। तो पत्रों की भाषा बहुत सरल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन की भाषा वैसे भी सरल होनी चाहिए, तब हम लोगों को आसानी से समझा सकते हैं अपनी बात को। अगर बहुत क्लिष्ट शब्दों का, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बातों का अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पत्रों की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए। दूसरा, विचारों की स्पष्टता। पत्र लिखते समय विचार स्पष्ट होने चाहिए। विचार स्पष्ट होने चाहिए मतलब हम जो बात करना चाह रहे हैं, हमारे विचार पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए। जो हम लिखना चाह रहे हैं, जिस बात को हम बताना चाह रहे हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लेखन का मतलब ही होता है कम शब्दों में अपनी पूरी बात को कर देना। तो हम इसमें कोई भी, हम यहाँ पर केवल औपचारिक पत्र का ही विशेषता देखेंगे, क्योंकि अनौपचारिक पत्रों में हमें बस कोई वर्ड लिमिट नहीं होती। अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को लिखते हैं, तो वहाँ हम स्वतंत्र होते हैं, वहाँ हमें किसी तरह के नियमों में बंधा हुआ होना आवश्यक नहीं होता है। तो विचारों की स्पष्टता कहाँ होनी चाहिए? औपचारिक में भी होनी चाहिए, अनौपचारिक में भी होनी चाहिए, कि हम जो पत्र लिखना चाह रहे हैं इसमें हमारे विचार पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए। हमें कोई दिखावा या हमें बहुत कठिन शब्दों में, साहित्यिक शब्दों में अपनी बात को रखने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है सहज आंतरिकता। सहज आंतरिकता केवल अनौपचारिक पत्रों के गुण हैं कि पत्रों का आंतरिकता मतलब कॉन्फिडेंशियल होना, एक दूसरे के जो हम किसी क्लोज व्यक्ति के लिए पत्र लिखते हैं तो उसको सार्वजनिक ना करना, इसको हम कहते हैं सहज आंतरिकता। तो सहज आंतरिकता केवल अनौपचारिक पत्र का गुण होगा, क्योंकि औपचारिक पत्र तो सार्वजनिक पत्र ही होता है, हम किसी कार्यालय को ही पत्र व्यवहार करते हैं। चौथा है आपका स्वतः पूर्णता।
स्वतः पूर्णता का मतलब होता है किसी भी पत्र को लिखते समय, चाहे वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, वो अपने पूरी तरह से पूर्ण होना चाहिए। अगर आप किसी नौकरी के लिए आवेदन दे रहे हैं तो उसको लिखते समय आपको जो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है या जो जो अर्हताएँ आपको मांगी गई है, जो जो जानकारी आपको मांगी गई है, वो सारी जानकारी आपने लिखी है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना। चाहे आप छुट्टी के लिए आवेदन दे रहे हैं तो किस समय, किस दिन, कितने तारीख को, कितने दिन के लिए, ये सब कुछ लिखना बहुत आवश्यक होता है। तो कोई भी पत्र जब आप लिख रहे हैं तो वो स्वतः पूर्ण होना चाहिए। अधूरा या अपूर्ण पत्र जो है वो ना तो पढ़ने वाले के समझ में आएगा और आपका काम भी नहीं हो पाएगा। फिर लास्ट है प्रभावान्विति। प्रभावान्विति का मतलब क्या होता है? प्रभावित करने वाला, आकर्षित करने वाला। तो पत्र कैसा होना चाहिए? बहुत आकर्षक होना चाहिए। अब आकर्षण का क्या मतलब होता है? ऐसा तो नहीं कि पत्रों में, पत्र लिखने के बाद हम बढ़िया फूल पत्ती बनाए, ड्राइंग किया, पेंटिंग किया और पत्र लिख दिया, ये प्रभावान्विति नहीं होता, ये आकर्षक नहीं होता। हर चीज के आकर्षण का अलग अलग पर्याय होता है। तो पत्र आकर्षक कब लगेगा? जब बिल्कुल प्रॉपर अपने नियमों में लिखा होगा। जैसा हम विषय वस्तु अनुच्छेद में, मतलब पैराग्राफ में बांट कर लिखते हैं, वैसा वो लिखा हुआ होना चाहिए। ऊपर प्रॉपर सेवा में, उसके नीचे आप पदनाम, उसके नीचे आप विषय वस्तु, उसके नीचे गौण संबोधन, मूल संबोधन, इस तरह से लाइन से एक के नीचे एक जैसे पत्र का फॉर्मेट होता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से, बिना किसी गलती के, बिना किसी काटापिटी के, साफ सुथरे शब्दों में अपनी बातों को अच्छे से लिखना ही पत्र का आकर्षण है। तो इस तरह पत्र जो है वो बहुत आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा पत्र कोई पढ़ता है तो वो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। आपको तो लोगों ने देखा नहीं है, पर आपका जो आवेदन प्रस्तुत होता है उसको हम जरूर देखते हैं। तो बिल्कुल वो व्यवस्थित होनी चाहिए, उसमें जो जो चीज़ों की जानकारी की आवश्यकता है वो सब कुछ होना चाहिए। तो इस तरह से एक अच्छे पत्र की विशेषता ये होती है कि सरल भाषा शैली हो, विचार स्पष्ट हो, सहज आंतरिकता हो, स्वतः पूर्णता हो और पत्र आकर्षक हो। तो इस तरह से ये हमारे पत्र की अच्छे पत्र की विशेषताएं हैं। अब ये यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है पत्राचार। वैसे तो पत्र के और भी प्रकार होते हैं, जो हमने अनौपचारिक और औपचारिक पढ़ा। उसके अलावा सरकारी पत्र होते हैं और बहुत सारे कार्यालयीन पत्र होते हैं, पर इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? हम कार्यालयीन पत्र हिंदी भाषा और उसके विविध रूप वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम परिपत्र, ज्ञापन, अधिसूचना, अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र जैसे और भी बहुत सारे पत्रों को पढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको केवल पत्र के प्रकार, पत्र लिखन के अंग और अच्छे पत्र की विशेषता पढ़नी है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं? इसमें आपको पूछेगा पत्राचार किसे कहते हैं, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, औपचारिक या अनौपचारिक पत्र में अंतर बताइए, अच्छे पत्र की विशेषता लिखिए, पत्र लेखन के अंग कौन कौन से होते हैं। तो आप उसमें पत्र लेखन के अंग 5-6 पॉइंट जो हमने पढ़ा वो आप समझाएंगे। देन एक पूरा फॉर्मेट बनाकर उसके बाजू बाजू में एरो करके आप लिखते जाएंगे कि ये मूल संबोधन है, ये गौण संबोधन है। तो उससे आपका परफेक्ट एक आंसर दिखेगा कि हाँ, आपने डिटेल भी लिखा और ये आपने पॉइंट टू पॉइंट समझाया भी है। और इसके अलावा पत्र लिखने के लिए आता है कि बैंक से लोन लेने के लिए पत्र लिखिए, कि कोई सामान मंगाने के लिए पत्र लिखिए। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह के पत्र आते हैं लिखने के लिए। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है पत्राचार टॉपिक।